स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हम मॉक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ये आरपीएफ कांस्टेबल ही नहीं बल्कि ग्रुप डी और एनटीपीसी के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है और आरपीएफ के बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा है तो उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये जो पीडीएफ्स होता है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, डैश नदी मालवा पठार से होकर बहती है। तो कौन सी नदी है जो मालवा पठार से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा आपका बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है वो मालवा पठार से होकर गुजरती है। अगर हम बेतवा नदी के उद्गम की बात करें तो ये कहाँ से होता है? तो बेतवा नदी का जो उद्गम है वो जो रायसेन जिला है एमपी का, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और जो बेतवा नदी है वो बुंदेलखंड पठार की, किसकी? बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है और ये 590 किलोमीटर लंबी नदी है। अगर हम बेतवा नदी पर बात करें तो जो राजघाट बांध है ये आपका बेतवा नदी पर ही बना है। और गोदावरी नदी के अगर हम उद्गम स्थल की बात करें तो ये आपका त्र्यंबकेश्वर नासिक से ये गोदावरी नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पहली बार अंतरिक्ष में युद्ध अभ्यास विक्टरसेज किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये जो हमारे मॉक टेस्ट की क्वालिटी है ये आपको बेहतरीन क्वालिटी है, इससे बेहतरीन मॉक टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ये प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करते हुए बनाया गया है कि कैसे प्रश्न अब करंट में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें करंट, स्टैटिक, जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस का बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से जो प्रीवियस ईयर है उसको एनालिसिस करके ये मॉक तैयार की गई हैं। तो मॉक टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो 2 तारीख से जब आपके पेपर स्टार्ट होंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न छपे मिलेंगे। तो दूसरा प्रश्न था ये कि पहली बार अंतरिक्ष में युद्ध अभ्यास जो है ये विक्टरसेज किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ये किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ये अमेरिका के द्वारा विक्टरसेज युद्ध अभ्यास को आयोजित किया गया। इसमें हम बात करें, अमेरिका और भारत के बीच कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास होते हैं जो आपके पूछ लिए जाते हैं। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ये आपके पूछ लिए जाते हैं, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच जो युद्ध अभ्यास होते हैं उसमें सबसे पहले नाम आता है वज्र प्रहार का, वज्र प्रहार। और दूसरा युद्ध अभ्यास ही उसका नाम है युद्ध अभ्यास। तीसरा है टाइगर ट्रम्प। तीसरा कौन सा है? टाइगर ट्रम्प। चौथा आता है आपका मालाबार। और पांचवा है आपका रेड फ्लैग, रेड फ्लैग एक्सरसाइज। तो ये जो एक्सरसाइज है वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प, मालाबार, रेड फ्लैग, ये भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच ये महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास किए जाते हैं। और ये भी आपको याद रखना है कि विक्टरसेज ये अंतरिक्ष में युद्ध अभ्यास था, ये अमेरिका के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये आपकी किस महाद्वीप पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये साउथ अमेरिकी महाद्वीप पर एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है। अगर हम इसमें अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपकी होगी किलीमंजारो। कौन सी होगी? किलीमंजारो जो है ये अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो वो कौन सी होगी? तो जो कोजी आस्को है, कौन सी है? कोजी आस्को, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और यूरोप महाद्वीप की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है? तो एल्ब्रुस जो है, एल्ब्रुस जो है ये आपकी यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने डैश की मदद से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका था? तो किसकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मगध का नंद वंश था उसको उखाड़ फेंका था? तो इसका राइट आंसर होगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका था। अगर हम विष्णुगुप्त की बात करें तो विष्णुगुप्त का ही अन्य नाम जो है वो चाणक्य है। और चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। चाणक्य की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, क्या नाम है? अर्थशास्त्र जो है, और ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है, ये आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोपीनाथ का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो गोपीनाथ ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो गोपीनाथ का कथक नृत्य से संबंध है, और हिंदुस्तानी संगीत जो है वो कथक नृत्य से ही संबंधित है, और उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जो कथक है। अगर हम कथक के कुछ महत्वपूर्ण नामों की बात करें जो इसके प्रतिपादक हैं, उसमें नाम आता है आपका पंडित बिरजू महाराज का, पंडित बिरजू महाराज। दूसरा नाम आता है हजारी लाल का, दूसरा नाम है हजारी लाल, और कालिका प्रसाद। ये आपके कथक से संबंधित महत्वपूर्ण नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोडोल नामक लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो सोडोल लोक नृत्य है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। सोडोल नृत्य का जो संबंध है ये आपका लद्दाख से है, और लद्दाख में जो अन्य नृत्य मनाए जाते हैं उसमें एक आपका आता है लोसार, और हेमिस उत्सव जो है ये आपके लद्दाख से संबंधित हैं। जम्मू कश्मीर में क्या मनाया जाता है? तो नवरेह जो है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का अपसौर डैश में घटित होता है? तो पृथ्वी का जो उपसौर होता है, सॉरी उपसौर, ये उपसौर होगा, ये कब घटित होता है? तो जो उपसौर होता है पृथ्वी का ये आपका जनवरी में घटित होता है। और अगर हम अपसौर की बात करें तो अपसौर ये कब होता है? तो अपसौर जो होता है ये आपका जुलाई में घटित होता है। वही दो तारीख आपको भी याद रखनी है, एक तो आपका हो जाता है 21 जून और 21 दिसंबर। 21 दिसंबर को क्या होता है? तो 21 दिसंबर को शीतकालीन अयानांत होता है, और 21 जून को ग्रीष्मकालीन अयानांत होता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी व्यक्ति द्वारा ऋण का भुगतान न कर पाने की स्थिति में होने वाली कानूनी घोषणा क्या कहलाती है? ये आपके प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया था, 2019 में जो आरपीएफ का पेपर हुआ था, कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा भुगतान ना कर पाने की स्थिति में जो कानूनी घोषणा की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? तो दिवालियापन जो होता है उसको हम कहते हैं, जब व्यक्ति किसी ऋण भुगतान नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 2020 में। अगर हम खेलो इंडिया गेमों की बात करें, यहाँ पे ये पूरा देख लेते हैं। खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स की जो शुरुआत है वो 2018 में की गई थी, और पहला आयोजन कहाँ पे? दिल्ली में किया गया था। लेकिन 2019 में खेलो इंडिया गेम को खेलो इंडिया यूथ गेम नाम दे दिया जाता है 2019 में। और इसका दूसरा संस्करण कहाँ पे होता है? तो दूसरा संस्करण इसका जो है पुणे महाराष्ट्र में इसका दूसरा संस्करण कराया जाता है। और चौथा संस्करण जो होता है वो हरियाणा में, खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण हरियाणा में होता है। और 2024 का जो संस्करण हुआ था ये कहाँ पे? तो ये तमिलनाडु में इसका छठवां संस्करण हुआ था 2024 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुली उपन्यास किसके द्वारा रचित है? तो कुली उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद के द्वारा कुली पुस्तक लिखी गई थी। और मुल्क राज आनंद की दो और इम्पोर्टेंट बुक हैं, एक तो आपकी हो गई अनटचेबल, दूसरी हो गई द स्वॉर्ड एंड सिकल। ये मुल्क राज आनंद की दो इम्पोर्टेंट और पुस्तकें हैं, एक तो कुली हो गई, अनटचेबल, द स्वॉर्ड एंड सिकल। अगर हम सलीम अली की बात करें तो मैंने कल के प्रैक्टिस सेट में बताया था, बर्डमैन के नाम से इनको हम जानते हैं। और सलीम अली की कौन सी पुस्तक है? तो द फॉल ऑफ एन स्पैरो, ये सलीम अली की पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किस वर्ष हुआ था? तो उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो उसका राइट आंसर जो होगा वो 1958 में इसका गठन हुआ था। 1 जनवरी 1958 को गठन हुआ था, और रक्षा मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर वी कामत जो हैं वो वर्तमान समय में DRDO के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव किस वर्ष रखा गया था? तो 2014 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के रूप में प्रस्ताव रखा गया था। 2024 में भी प्रस्ताव रखा गया था,
तो उसको स्वीकार कर लिया गया है। 21 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा आपसे, तो 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। ये आपको याद रखना है, किसी न किसी पेपर में ये जरूर पूछा जाएगा, 21 दिसंबर विश्व ध्यान दिवस। तो यहाँ पे हम प्रश्न पे लौटते हैं। 21 जून को ये कब प्रस्ताव रखा गया था, तो 2014 में रखा गया था। और 2024 में योग दिवस हुआ, उसकी थीम क्या थी, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है। तो उसकी थीम क्या थी योग दिवस की, स्वयं और समाज के लिए योग। ये 2024 के योग दिवस की थीम थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गदर षड्यंत्र में शामिल होने के कारण 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे फांसी पर लटका दिया गया था, तो करतार सिंह को जो है वो फांसी पर लटका दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो जो मैखिल गोसल थे ये आपके आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। वहीं अगर हम शंकराचार्य की बात करें तो शंकराचार्य अद्वैतवाद के संस्थापक थे, और रामानुजाचार्य जो है वो विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक थे, और माधवाचार्य जो थे वो द्वैतवाद के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा आपका अनुच्छेद 23। ये जबरन श्रम और शोषण को रोकता है। वही अनुच्छेद 20 किसके लिए है, तो अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 19 आता है वाक्य की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 25 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोनर मॉडल पर आधारित थी, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोनर मॉडल पर आधारित थी। पंचवर्षीय यहाँ पे हम देखते चलेंगे, यहाँ पे हम 4 पंचवर्षीय योजना देखेंगे। ऐसे ही आगे के जो प्रैक्टिस सेट होंगे उसमें हम धीरे धीरे पूरा कर आपका पंचवर्षीय योजना टॉपिक खत्म कर देंगे। तो पहली पंचवर्षीय योजना का समय क्या था, तो 1951 से 1956 तक ये पहली पंचवर्षीय योजना का समय था। ये आपको याद रखना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से प्रश्न बने थे जो सभी बच्चों ने नहीं कर पाए थे, लेकिन जो मैंने पहले वीडियो कराया था तो वहाँ से आसानी हो गई थी बच्चों को प्रश्न करने में। तो इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। टारगेट आपको बहुत याद रखने हैं। तो हेराल्ड डोनर मॉडल पर आधारित थी, लेकिन लक्ष्य क्या रखे गए थे इसमें, तो 2.1% लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हमने प्राप्त कितना किया, तो 3.6% इसमें हमने प्राप्त किया था। और कृषि पर इस योजना का, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और पहली पंचवर्षीय योजना के समय ही भाखड़ा नागल और हीराकुंड बांध जैसी योजनाएं चालू हुई थी। अब हम आते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना पे। तो इसका राइट आंसर क्या था, तो यही इसका राइट आंसर था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय था 1956 से 1961 तक, और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीव्र औद्योगिकरण इसका लक्ष्य था, और इसी में राउरकेला जर्मनी की सहायता से हमने प्लांट स्थापित किया। दुर्गापुर प्लांट को हमने यूके की सहायता से, भिलाई को रसिया की सहायता से हमने स्थापित किया। और इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय ही हम 1956 में ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए थे, और इसमें जो लक्ष्य रखा था वो हमने 4.5% लक्ष्य रखा था, लेकिन हमने प्राप्त कितना किया, तो 4.3% हमने प्राप्त किया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो 1961 से लेकर 1966 तक इस पंचवर्षीय योजना को समय था। जवाहरलाल नेहरू इसी समय प्रधानमंत्री थे, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति लाई गई थी, जो 1966-67 के, मतलब 1966-67 में चली थी हरित क्रांति, क्योंकि 1966 तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय ही हरित क्रांति को लाया गया था। सेल्फ रिलायंट इसमें हमने इसका फोकस था, और लक्ष्य हमने कितना रखा था, तो 5.6% हमने लक्ष्य रखा था, जबकि प्राप्त हमने 2.8% ही कर पाया था इसका लक्ष्य। अब आते हैं हम चौथी पंचवर्षीय योजना के समय। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का टेन्योर क्या था, तो 1969 यानी कि 1969 से लेके 1974 तक ये आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना का समय था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट इसी समय किया गया था। फैमिली प्लानिंग इसी समय हमने लाया था, और रुद्र एलन मॉडल पर 14 बैंकों को हमने नेशनलाइज किया, और चौथी पंचवर्षीय योजना गडगिल प्लान के रूप से फेमस थी। लक्ष्य हमने 5.7% इसमें लक्ष्य रखा, जबकि प्राप्त हमने कितना किया, तो 3.3% लक्ष्य हमने इस
पंचवर्षीय योजना में प्राप्त किया था। तो ये आपकी पंचवर्षीय योजना हमने चारों ख़त्म कर दी बहुत अच्छे तरीके से। ऐसी जो आगे की योजनाएं बच रही हैं, रोलिंग प्लान है, ये हम सारा आगे की जो प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें देख लेंगे बाकी का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वुमेन प्रीमियम लीग का दूसरा संस्करण किसने जीता? तो वुमेन प्रीमियम लीग जैसे कि आईपीएल होता है, ऐसे ही ये जो महिला क्रिकेट में इंट्रोड्यूस कराया गया है इंडिया की तरफ से, आईपीएल फॉर्मेट ही होता है, ये 20 ओवर का फॉर्मेट होता है वुमेन प्रीमियम लीग। तो दूसरा जो संस्करण है ये आपका रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता। इसमें रनर अप कौन रहा दूसरे संस्करण में? तो रनर अप जो था वो दिल्ली कैपिटल था, और पहला संस्करण जो था वो मुंबई इंडियन ने जीता था। पहला संस्करण कब हुआ था? तो 2023 में पहला संस्करण हुआ था, और पहले संस्करण में भी जो रनर अप था वो दिल्ली कैपिटल था, यानी कि 2023 का रनर अप दिल्ली कैपिटल था, 2024 का रनर अप जो था वो भी दिल्ली कैपिटल था, लेकिन 2023 का विनर जो था वो मुंबई इंडियन था, 2024 का जो विनर था वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर था, और 2025 का तीसरा संस्करण अभी चल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन किस संबंध में प्रावधान की सूची में वर्णित है? तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा ये किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये हमें आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा चौथी अनुसूची में, ये आपका वर्णन है। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? तो तीसरी में शपथ दी गई है। छठी अनुसूची में क्या दिया गया है? तो पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, ये आपके राज्य जो हैं, त्रिपुरा, ये आपके राज्य दिए गए हैं। और आठवीं अनुसूची में क्या दिया गया है? तो आठवीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं। और नौवीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार है। 10वीं में दल बदल है। 11वीं में पंचायत है। 12वीं में नगर पालिका है। ये आपको याद ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित प्रथम शोध केंद्र का नाम क्या रखा गया है? तो प्रथम शोध केंद्र का नाम क्या रखा गया है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है, जो अंटार्कटिका में भारत के द्वारा इसको स्थापित किया गया है, प्रथम शोध केंद्र को दक्षिण गंगोत्री इसका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सिंगापुर में हमने एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। तो ये आपको याद रखना है। और नई दिल्ली में हमने क्या किया था? तो G20 का जो 2023 का समिट था भारत मंडपम में, इसको हमने आयोजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहले लोकपाल भारतीय संसद में कब पेश किया गया? तो जो पहला लोकपाल बिल था ये भारतीय संसद में कब पेश किया गया था? तो ये आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1968। और वर्तमान समय में जो भारत के लोकपाल हैं वो कौन है? तो अजय माणिकराव खानविलकर जो है ये वर्तमान समय में भारत के लोकपाल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सैल्मोनेला इन्फेक्शन संक्रमण का एक लक्षण नहीं है? पेट में ऐंठन, प्रवाहिका, उल्टी, बुखार। तो इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जो उल्टी होती है ये सैल्मोनेला इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण का एक लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश सिरका अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? विनेगर जो है ये सिरका अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है। इमली में अगर हम बात करें तो इमली में कौन सा? तो टैट्रिक अम्ल होता है इमली में। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो टमाटर में होता है। और संतरे में क्या होता है? तो सिट्रिक एसिड जो होता है ये आपका संतरे में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये आपने आपसे प्रश्न कल के वीडियो में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन का प्रमुख स्थल है? तो छोटी आंत इसका राइट आंसर होगा। और ये रहा आज का प्रश्न आप लोगों का, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीएच मान किसी विलन में उदासीनता को दर्शाता है? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, -14, 14, 7, 0। तो ये कौन सा विलन उदासीनता को दर्शाता है? इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप सभी लोगों को हम बता दें कि अगर आप लोग ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में हमने पिन कर रखा है, तो वहाँ से आप ये PDF ले सकते हैं टेलीग्राम को ज्वाइन करके। अगर आप लोग RPF के मॉक टेस्ट फ्री में देना चाहते हैं, सेक्शनल वाइज और फुल मॉक टेस्ट, तो हमारे ऐप पे वो हमने मॉक टेस्ट डाल रखे हैं, तो आप लोग इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और बाकी के जो 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं वो आपने नहीं किए हैं तो वो आप लोग ज़रूर कर लें, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं और आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उनको आप लोग ज़रूर करें। और ये आपका चौथा प्रैक्टिस सेट, बाकी के जो आगे के प्रैक्टिस सेट होंगे वो भी आप लोग रेगुलर करते रहें, जिससे कि आपको जीके जीएस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट और आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। बाकी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लें। धन्यवाद।